इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस का एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण में नए सामाजिक आंदोलनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पहले अभी आपको समझना है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय कौन से लोगों को कहा जाता है कि ये लोग हाशिए पे हैं। तो जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं तथा जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे समूह के हितों की अनदेखी की जाती है, मतलब इनके हितों को ज़्यादातर ना गवर्नमेंट वगैरह भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे समूह संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में सहभागिता हेतु संघर्षरत रहते हैं और ये प्रायः अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आते हैं। उपेक्षित समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके प्रत्याभूत अधिकारों तक स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित नहीं होती। ऐसे ही आपको आगे भी बताया गया है कि आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में इनकी परिभाषा लेकिन बदलती रहती है। इनको लिंग, प्रजाति, जन्म, समुदाय और धर्म के आधार पर पक्षपात का सामना करने को मिलता है। सामान्यतः असुरक्षित, उपेक्षित और हाशिए पर स्थित समूहों के साथ होने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार अक्सर उन्हें अपमान, उत्पीड़न एवं उनमें डराने धमकाने के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए आप, हाशिए पर स्थित वर्ग के बारे में बताया गया है कि जैसे प्रवासी श्रमिक होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं, वेश्यावृत्ति में सम्मिलित जो महिलाएं होती हैं, खानाबदोश या यायावर वाले जो लोग होते हैं। खानाबदोश उनको कहा जाता है जो अपने लिए संसाधनों के खोज के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं। आदिवासी लोग तो आपको पता ही होगा। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे हाशिए पर स्थित वर्ग और समुदाय के लोग माने जाते हैं। उसके आगे लिखा है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण में नए सामाजिक आंदोलनों की भूमिका के बारे में आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है। हमें यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो हाशिए पर जाने का मतलब क्या होता है कि लोगों के रहने की स्थिति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ तय करती हैं और इन शक्तियों को समझना और कमज़ोर आबादी पर उनके असर को पहचानना ज़्यादा जरूरी होता है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक कार्य किया जाता है। इसमें उन बाधाओं की पहचान की जाती है उन्हें सत्य तक जो पहुंचने से रोकती हैं। फिर अगला जो पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए उदारवादी लोकतंत्र प्रदर्शन में कुछ अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि इससे कुछ व्यक्तिगत, राजनीतिक और नागरिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के अधिकार के तहत हाशिए पर पड़े समूह के राष्ट्रीय विधायकों में एक निश्चित संख्या में सीटें मिलती हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि जब जैसे किसी राज्य में, किसी एक इलाके में जब कोई चुनाव होता है तो उसमें हाशिए पर पड़े समूहों के लिए एक निर्वाचित कुछ सीटें होती हैं, मतलब चयनित कुछ सीटें होती हैं जिसमें उनके अलावा और कोई नहीं लड़ सकता। तो ये निश्चित संख्या में सीटें मिलती हैं, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है पॉइंट, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं भी शामिल की जाती हैं। इस योजना के तहत गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो था ये पहला क्वेश्चन के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। तो भारत में किसान संगठनों के उदय के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके विद्रोह के बारे में। किसान संगठन का उदय जनरली 1920 से 1940 के बीच में बहुत सारे किसानों के संगठनों ने विद्रोह किए। यहाँ पे बताया भी गया है कुछ चीज़ें कि 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। बाद में उसने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सभी काश्तकारों के लिए जमींदारों और अधिभोग अधिकारों को समाप्त करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन, कौन कौन से मुख्य किसान आंदोलन किए गए। तो ये गांधी पूर्व चरण का मतलब ये है कि ये गांधी जी से पहले वाले जो किसान आंदोलन किए गए थे उनके बारे में है। जैसे पहला लिखा है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब किया गया था और ये क्यों किया गया था? तो नील की खेती से किसान जो असंतुष्ट थे, क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमत की पेशकश की जाती थी, उनको बहुत कम मुनाफा होता था और नील लाभदायक भी नहीं था। नील की खेती करने से पूरे खेती की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती थी। ठीक है, तो इस वजह से नील की खेती के न करने के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, उन पे मतलब दबाव डाला जाता था जमींदारों और साहूकारों वगैरह से, तो उसके खिलाफ उन्होंने
नील की खेती को न करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया, इसीलिए इसको नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगले विद्रोह की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जो नेक्स्ट है ये है पावना आंदोलन। पावना आंदोलन पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों पे कर लगाने वगैरह की ज़बरदस्ती वसूली करते थे। इस आंदोलन में का मतलब मेन मकसद वो कानूनी लड़ाई की तरह ही लड़ा गया था, लेकिन बाद में इस कुछ जगहों पे हिंसा भी हुई। ठीक है, तो ये दूसरा आंदोलन था। बाकी अब जब नेक्स्ट है वो दक्कन विरोध है। दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा और इसीलिए वो मतलब कि 50% की वृद्धि कर दी गई थी उनके टैक्स में, तो इसलिए उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जिसको दक्कन विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सामाजिक बहिष्कार। इस सामाजिक बहिष्कार वाला आंदोलन जो था ये रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ ही किया था। ठीक है, 1874 में उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से मना कर दिया। इसमें कुछ अलग तरह के लोग जो थे, अलग समूह के, जैसे नाइयों, धोबियों और मोचियों ने भी अपना सेवा देने से मतलब कि काम करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये सामाजिक बहिष्कार पूना नगर, सोलापुर और सतारा के गांव में तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। ठीक है, तो सरकार आंदोलनों को दबाने में तो सफल रही। बाद में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया 1789 में। ठीक है, तो ये था 19वीं सदी के जितने भी मुख्य जो आंदोलन किए गए थे किसानों द्वारा। ठीक है, अब हम आते हैं गांधीवादी चरण की तरफ। 20वीं शताब्दी में कौन कौन से मुख्य किसान आंदोलन किए गए। ठीक है, 20वीं सदी के किसान आंदोलन में गांधीवादी चरण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब यहाँ से गांधी जी के टाइम का समय की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला जो चंपारण सत्याग्रह आपने शायद पढ़ा ही होगा, 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसान पर अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्हें अपनी ज़मीन से कम 3/20 में यानी 3/20 वे हिस्से पर नील उगाने के लिए उन पर ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था कि हिस्से में ये नील उगाएं सारे किसानों पर, और उससे उनको ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होता था। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर उन किसानों से उस स्थिति की जांच की। उन्होंने चंपारण के जिला अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना की और सरकार ने जून 1970 में एक जांच समिति, जो गांधी जी भी उसके सदस्य थे, उसको नियुक्त किया। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम के काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। काश्तकारों को नील बागान मालिकों पर द्वारा लगाया जो नियम था उसको हटा दिया गया चंपारण कृषि अधिनियम के तहत। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं खेड़ा सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें सारी नष्ट हो गई थी, लेकिन टैक्स सरकार ने माफ़ नहीं किया था। तो इसी के खिलाफ गांधी जी और सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किसानों का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंत में सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह के बाद तीसरा जो है उसमें मोपला विद्रोह। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किराएदार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। उनकी प्रमुख शिकायतें ये थीं कि उनसे ज़्यादातर कर वसूला जा रहा है और अन्य दमनकारी चीज़ें जो वसूली जाती थी वो जमींदारों के थ्रू, उसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसको मोपला आंदोलन दिया गया नाम। और फिर बाद में वही मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन में जाकर के मिल गया। अगुवाई कर रहे थे वो महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन सब ने मिलकर के मोपला सभाओं को संबोधित किया था। मोपलाओं द्वारा कई हिंदुओं को ब्रिटिश अधिकारियों की मदद करते देखा गया था। सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन में सांप्रदायिक रंग ले लिया। बाद में सांप्रदायिक मतलब धर्म के आधार पर दंगे फसाद होने लगे। जब ये पूरा सांप्रदायिक रंग ले लिया तो उसको खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो मतलब ये अचानक से 30% टैक्स बढ़ा दिया था सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया। बारडोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को इसी समय सरदार की उपाधि दी थी। बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलनों को दबाने के अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई और यह जांच समिति ने यह निर्धारित किया कि वृद्धि अनुचित थी, मतलब वो जो टैक्स बढ़ाया गया था वो गलत था
तो फिर वो सीधा 30% से घटा करके 6.03 तक कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने आंदोलन थे वो सारे पढ़ लिया। अभी इन आंदोलनों के महत्व के बारे में बताया गया है कि आंदोलनों का मेन महत्व क्या होता है भारतीयों में जागरूकता लाने के लिए। सबसे शुरू में ये विद्रोह हुए थे तो इसका मतलब मकसद ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना नहीं था, लेकिन बाद में भारतीयों में जागरूकता पैदा हुई और किसानों ने अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को विकसित किया और फिर अन्य विद्रोहों को प्रेरित किया। ठीक है, इन विद्रोहों में पंजाब के सिख युद्धों और अंत में 1857 के विरुद्ध जैसे अन्य विद्रोहों के लिए भी जमीन तैयार की। किसानों के बीच एकता देखने को मिली इन आंदोलनों से। किसानों की आवाज़ सुनी गई, अपनी मांगों के लिए सीधे तौर पर लड़ने वाले किसानों के कारण उनकी आवाज़ सुनी गई। नील विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, पाबना आंदोलन, दक्कन दंगों में किसानों की मांगों को सुना गया। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलनों के द्वारा किसानों की मांगों को सुनने के लिए विभिन्न किसान सभाओं का गठन किया गया। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अहिंसा की विचारधारा ने आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को बहुत ताकत दी थी। यही वजह थी कि जब गांधी जी अहिंसा की विचारधारा से आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे थे तो उसमें किसानों ने बहुत मदद की थी। इस आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद के सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए आंदोलनों ने स्वतंत्रता के बाद के कृषि सुधारों के लिए एक आधार तैयार किया। उदाहरण के लिए जमींदारी का उन्मूलन किया गया, मतलब लास्ट में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो जमींदारी से प्रथा को खत्म कर दिया गया। उन्होंने जमींदार वर्ग की शक्ति को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार कृषि संरचना में परिवर्तन आया। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की कार्य प्रणाली में हित समूहों के विश्लेषण कीजिए। अब ये हित समूह क्या होते हैं? तो सामान्य हित वाले लोगों का संगठन होता है जो सरकार के अंश हुए बिना सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये सरकार के कोई अंश नहीं होते, इनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, फिर भी ये सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन समूहों का मेन मकसद होता है अपने सदस्यों के हितों या चिंताओं को बढ़ावा देना। मतलब बढ़ावा देना कहने का मतलब ये जो सदस्य समाज में जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर कैसे किया जाए, इन हित समूहों का मेन यही मकसद होता है। ये समूह राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर काम करते हैं और सरकारी नीति को प्रभावित करने या शुरू करने की कोशिश करते हैं। हित समूह को कभी कभी दबाव या लॉबी समूह भी कहा जाता है, लेकिन ये याद रहे कि ये कभी कभी कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हर हित समूह को दबाव समूह नहीं कहा जाता। हित समूह के कुछ उदाहरण दिए गए: नेशनल राइट टू लाइफ, या फिर एक गर्भपात विरोधी हित समूह, नैरल प्रो चॉइस अमेरिका। गर्भपात के बारे में महिलाओं के सुरक्षित विकल्प रखने के अधिकार को बढ़ावा देने वाला हित समूह ये बताया गया है। और सियरा क्लब पर्यावरण हित समूह। फिर एक कृषि लॉबी होता है, कृषि सब्सिडी सुरक्षित करने या मौजूदा सब्सिडी को बनाए रखने के लिए दबाव डालने वाला हित समूह जो होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हित समूह और राजनीतिक दलों में कुछ अंतर भी होता है। राजनीतिक दल और हित समूह दोनों सेम चीज नहीं होते। हित समूह सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार नहीं चलाते। सार्वजनिक पद मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल होते हैं, वो इलेक्शन होता है तो वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं ना, तो ये हित समूह नहीं करते। हित समूह की गतिविधि अक्सर पार्टी लाइनों को पार करती है। मतलब पार्टी की तरह वो काम नहीं करते, उनका अपना एक मकसद होता है। जैसे कि समाज में कोई भी चीज़ होती है जिसको वो दूर करना चाहते हैं तो उस पर वो काम करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लोकतांत्रिक प्रणाली में हित समूहों की भूमिका इस प्रकार है। अब ये क्वेश्चन यही था ना कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हित समूह का काम क्या है, तो उनकी मेन भूमिका यही है कि हित। अच्छा, इसमें ना कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको थोड़ा सा बना करके पढ़ा करके आप जितने भी वर्ड्स होते हैं 500 वर्ड्स होते हैं तो उनको आप पूरा कर लेना। 500 वर्ड्स आपको पूरे करने होते हैं आंसर शीट में। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में हित समूह की मेन भूमिका ये होती है कि हित समूह नागरिकों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल का काम करते हैं। मतलब नागरिकों को एकत्रित करके और जो भी उनको कार्य करना होता है उसको करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विचार पर विचार किया जाए। प्रतिनिधि आम जनता और हित समूह के पास साथ परामर्श करते हैं ताकि वे सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। हित समूह सार्वजनिक अधिकारियों को जानकारी देते हैं और नीति निर्माताओं को कार्यवाही के लिए राजी करने की भी कोशिश करते हैं। ये सब हित समूह के काम है जो लोकतांत्रिक प्रणाली में इनकी मेन भूमिका यही सब होती है। हित समूहों के विनियमन का मकसद लोकतंत्र को बढ़ाना होता है।
हित समूह और सरकार के बीच संबंधों की संरचना राजनीतिक प्रणालियों के हिसाब से अलग अलग होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनमें ये 1.2, 3, 4 ऐसे करके लिखा हुआ है, आप ऐसे पॉइंट्स में लिखते जाइए। इसको थोड़ा आप 2-4 लाइन और जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी लोकतंत्र में हित समूह से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि सभी हित समूह समान रूप से संगठित नहीं होते, ये कुछ कमियां भी हैं इनकी। जो समूह सरकारों पर दबाव डालते हैं, यानी कि जो दबाव समूह है उस टाइप के, वे सभी नागरिकों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हित समूहों और पैरवीकारों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करना होता है, उन्हें अपनी आय और व्यय की घोषणा करनी होती है, और हित समूहों के विनिमय की सीमाएं लोकतंत्रों से अलग अलग होती हैं। लोकतंत्रों में हर लोकतंत्र एक जैसा नहीं होता, तो वहाँ पे हर तरह के हित समूह भी एक जैसे नहीं होते, हर जगह मांगे अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राजनीति में संसद की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे भारतीय संसद के बारे में अब आपको लिखना है। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। यह द्विसदनीय विधायिका के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें 2 सदन शामिल हैं, एक आपको पता होगा राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को राज्यों के परिषद कहा जाता है और लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। इन दोनों सदनों के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भारतीय संसद की भूमिकाएं, शक्तियां और कार्य यहाँ पे लिखा गया है। राष्ट्र की सर्वोच्च विधायी संस्था के रूप में भारत की संसद भारत की राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में एक केंद्रीय स्थान रखती है। तदनुसार भारत का संविधान भारत की संसद की बहुमुखी भूमिका, शक्तियां और कार्य प्रदान करता है। भारत की संसद की भूमिकाएं और शक्तियां कुछ यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे लिखा हुआ है संसद की विधायी भूमिकाएं, मतलब उसमें शक्तियां और कार्य। फिर संसद की कार्यकारी भूमिकाएं क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। फिर इसी तरह से वित्तीय भूमिकाएं, उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं। इसी तरह से संसद की मेन भूमिकाएं और उसकी शक्तियां कार्य क्या हैं, ये सब कुछ लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है कि संसद की विधायी भूमिकाएं और उसकी शक्तियां और उसके कार्य क्या क्या हैं। तो संसद का प्राथमिक कार्य देश में शासन के लिए कानून बनाना होता है। भारत की संसद की विधायी भूमिकाएं, शक्तियां, कार्य इस प्रकार देखे जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से कार्य हैं, तो संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों तथा अवशिष्ट विषयों, जैसे कि ऐसे विषय जो 3 सूचियों में से किसी में सूचीबद्ध नहीं किए गए, पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि संसद में जो संघ सूची है या सूचीबद्ध विषय है, उस पर वो कानून बनाने का अधिकार रखता है। फिर समवर्ती सूची के संबंध में भारतीय संसद को कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। इसी तरह से बताया गया है कि भारतीय संविधान में यहाँ पे 5 असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी देता है भारतीय संसद। अब यहाँ बताया गया है कि पहला जो है, जब राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर वो कानून बना सकती है संविधान संसद। फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू कर दे, जब 2 या अधिक राज्य संसद से संयुक्त अनुरोध करते हैं, या फिर जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों और अभिसमयों को प्रभावित करना आवश्यक हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, फिर संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये कुछ नियम है, जो कानून है, जो भारतीय संविधान संसद कर सकती है असामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया कि संसद प्रत्यायोजित विधानों के भाग के रूप में कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की जांच करती है। संसद एक ढांचे के रूप में कानून बनाती है और कार्यपालिका मूल कानून के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियम बनाने का अधिकार देती है। अब हम पढ़ते हैं संसद की कार्यकारी भूमिकाएं और उसकी शक्तियां और उसके कार्य, मतलब संसद का काम, कार्यकारी भूमिका, उसके पास क्या शक्तियां प्राप्त हैं, ये सब पढ़ना है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत अधिशेष के अनुसार संसद अपने विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। दूसरा पॉइंट है, संसद अपनी विभिन्न समितियों जैसे कि सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, याचिका समिति, इनकी सहायता से कार्यपालिका की गतिविधियों का पर्यवेक्षण भी करती है कि कार्यपालिका किस तरह से हमारे देश में कार्य कर रही है, ठीक है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद यानी COM सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद के प्रति तथा विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
इस प्रकार मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त होता है। और अगर मतलब ये बताया रह जा रहा है कि लोकसभा से जब बहुमत सदस्य द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्राप्त रहेगा तभी वह मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहेगी। इसे लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अब अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ वाला। लोकसभा निम्नलिखित तरीकों से भी सरकार में अविश्वास व्यक्त कर सकती है। अब वो कैसे, तो पहला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना करके। फिर दूसरा पॉइंट है कि धन विधेयक को अस्वीकार करके। तीसरा, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित करके। फोर्थ पॉइंट है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को पराजित करके, किसी बात पर सरकार की बातों को काट देना और मतलब उसको एक तरह से हरा देना, सरकार की बात को गलत साबित कर देना। और फिर लास्ट है कटौती प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट है भारतीय संसद की वित्तीय भूमिकाएं, शक्तियां और कार्य। तो भारतीय संसद की वित्तीय भूमिकाएं का मतलब है यहाँ पे उन सब चीज़ों के बारे में निर्धारित करना जो अपने मतलब आर्थिक स्थितियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे संसद के अनुमोदन और प्राधिकार के बिना कार्यपालिका द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ना ही उससे वसूला जा सकता है, ना ही उसे खर्च किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि यह केंद्रीय बजट को मंजूरी देता है। भारतीय संसद ही केंद्रीय बजट को मंजूरी देता है और उसे पारित करता है, जो आगामी मतलब आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय को वैध बनाता है। कि मतलब अगर ये केंद्र बजट जो होता है उसी के हिसाब से एक साल का पूरा बजट आता है और उसके बाद वो पूरे देश का जो भी व्यवस्था चलता है, जो भी लोगों को जो भी सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करानी होती है उसी बजट के अनुसार ही करानी होती हैं। तो ये सारा भारतीय संसद ही करता है। अगला जो सी पॉइंट है, संसद अपनी वित्तीय समितियों की सहायता से सरकारी व्यय और वित्तीय प्रदर्शन की जांच भी करती है, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति जिसको ईसी कहा जाता है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति जिसको सीओपीयू शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, ये समितियां सार्वजनिक व्यय में कानूनी, अनियमित, अनाधिकृत, अनुचित उपयोग तथा अपव्यय और अपव्यय के मामलों को सामने भी लाती हैं। मतलब जो भी घोटाले वगैरह कोई कर रहा है या फिर वो टैक्स नहीं भर रहा, उन सब चीज़ों को ये समितियां ही सामने लाती हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है कि भारत संसद की न्यायिक भूमिकाएं, शक्तियां और उसके कार्य क्या हैं। संसद संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चला सकती है, उसके पास ये पावर दिया गया है। संसद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, ये उसके न्यायिक कार्य हैं जो वो कर सकती है। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। सी पॉइंट है, संसद भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकारी को हटाने के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं। मतलब वो राष्ट्रपति को तो हटा ही सकती है, उस पर मतलब उस पर महाभियोग तो चला ही सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ अधिकारियों को हटाने के लिए उससे सिफारिश भी कर सकती है। जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज होते हैं, उनको हटाने के लिए वो राष्ट्रपति से क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको भी अगर हटाना है, अधिकारी को हटाना है उसके पद से, तो उसके लिए भी वो सिफारिश कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त के भी हटाना हो तो उसके लिए वो सिफारिश कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं तो उनको भी मतलब हटाना हो पद से, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को वो सिफारिश किया जा सकता है, और अगर वो राष्ट्रपति उसको उचित मानता है तो वो हटा सकते हैं उनको पद से अपने। ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, संसद अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को अपनी अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा सदस्य जो उसके अधिकारों को जो उसके अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है, विशेष अधिकार जो दिए गए हैं उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे वह दंडित भी कर सकती है। नंबर 5 में दिया हुआ, नागरिकों के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका सबसे प्रभावी अंग है। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, और इसको किसी उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यायपालिका भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का संविधान भाग 2 जो दिया हुआ है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के तहत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक और व्याख्याकार है।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया है मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की मेन भूमिका क्या होती है। तो न्यायपालिका विभिन्न माध्यम जैसे कि रीट, जनहित याचिका, PIL जिसको कहते हैं, और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दूसरा, संविधान की व्याख्या और उसको लागू करके मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका कर सकती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, जो देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि संविधान जो होता है वो सबसे देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। संविधान में जो भी कानून लिखे गए हैं उसी के अनुसार न्यायपालिका काम करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, डी पॉइंट, और अदालतों को मौलिक अधिकारों से संबंधित सहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कानून या सरकारी कार्यों को रद्द करने का भी अधिकार न्यायपालिका के पास है। तो ये कुछ मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब लिखा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपाय प्रदान करना। मतलब कोई अगर मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है तो उस वो उल्लंघन ना कर सके, इसके लिए क्या उपाय प्रदान कर सकती है न्यायपालिका। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपाय भी प्रदान करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण जैसे रीट जारी करना शामिल है, जिसका उपयोग गैर कानूनी हिरासत से बचाने, सरकारी कार्रवाई को मजबूर करने या निचली अदालतों में फैसलों की समीक्षा करने के लिए किया जा सकता है। अब अगला जो पॉइंट है, अदालतें उन व्यक्तियों को नुकसान या अन्य प्रकार की राहत दे सकती हैं जिन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, जिनके द्वारा, मतलब अदालतें उन व्यक्तियों को नुकसान या अन्य प्रकार की राहत दे सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अदालतों द्वारा उसको सजा दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि अल्पसंख्यक और सीमांत समूह की रक्षा करना, ये सी पॉइंट है नेक्स्ट। तो अल्पसंख्यक और सीमांत समूह का मतलब जो हमारे समाज में कम संख्या की, यानी कि वो चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर उनकी संख्या कम है तो ज़्यादा संख्या द्वारा तो उनको, ज़्यादा जो संख्या में लोग हैं जिस धर्म के या फिर जिस जाति के, तो उनको वो दूसरे अल्पसंख्यकों को शोषित ना कर पाए, उनका शोषण ना कर सकें, इसके लिए न्यायपालिका का काम होता है उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो न्यायपालिका अल्पसंख्यक और सीमांत समूह के अधिकार की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, जो विशेष रूप से मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अदालतें उन कानून या सरकारी कार्यवाहियों को रद्द कर सकती है जो जाति, धर्म या मौलिक अधिकारों के प्रावधान द्वारा संरक्षित अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव करती है। मतलब अदालत उन कानूनों और सरकारी कार्यवाहियों को रद्द कर सकती है जो जाति या धर्म के नाम पर बनाए गए हैं, जिससे कि भेदभाव समाज में उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को कायम रखना, न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और संधियों को भी देख सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की व्याख्या और लागू करते समय घरेलू कानून के रूप में शामिल किया जा सकता है। फिर अगला जो पॉइंट है कि उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे भी वैसे ही लोग हैं जैसे कि जो बिल्कुल निचले हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है ये। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया ना, और कुछ बाहर से लोग आ जाते हैं, प्रवासी वगैरह, तो उनकी भी रक्षा करने के लिए कुछ कानून बनाया जाता है। ठीक है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरकारी शक्ति पर एक स्वतंत्र जांच के रूप में कार्य करना, न्यायपालिका सरकार की शक्ति पर एक स्वतंत्र जांच के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी और विधायी शाखाएं अपने संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण न करें और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करें। उदाहरण के लिए, जहां न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। आप इसमें से एक उदाहरण, जैसे केशवानंद भारती मामला है, अनुच्छेद 32 जो है यानी आर्टिकल 32, उसमें उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया था फरवरी 1970 में। याद रखना, ये केरल की बात है। केरल सरकार को केशवानंद भारती ने अदालत में चुनौती दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह तर्क दिया गया था कि इस कार्रवाई में अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 जिसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फिर संपत्ति का अधिकार अधिनियम, इन सब चीज़ों का क्या किया था, उल्लंघन किया गया है। इसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करी थी। तो ये एग्जाम्पल आप बना करके लिख देना थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा होता है ना, एक उदाहरण द्वारा से आपको ये पूरा आंसर लिखना है।
तो ये था कुछ टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।